नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच में, जहां पर आज हम 31 मई 2017 में जो हमारा मॉर्निंग का शिफ्ट था, ठीक है, मॉर्निंग का जो शिफ्ट था उसका हम पेपर ए सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ में ही हम पेपर बी जो है 31 मई का ही है और सुबह की शिफ्ट का ही है, लेकिन जो दो पेपर आए थे, पेपर ए और पेपर बी, हम दोनों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, एंड तक बने रहें और इस पेपर को सॉल्व करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएगा? जनरल नॉलेज के पार्ट से, ठीक है। वहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्यों में अंड कोशिका का निषेचन रिक्त स्थान में होता है, ठीक है। किसमें निषेचन होता है? मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट। जितने भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं सभी में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन है अंडाशय में, योनि में, फेलोपियन नलिका या गर्भाशय। सो मनुष्यों में जो अंड कोशिका का निषेचन होता है, तो निषेचन किसको कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है फेलोपियन ट्यूब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो कि इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं हम उसको, आपातकालीन हार्मोन, जो या तो चिंता या फिर किसी डर की वजह से या फिर लड़ाई की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है। सो ऑप्शन है थायरोक्सिन, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनलिन या एस्ट्रोजन। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन, यानी ऑप्शन जो हमारा था डे, वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या है? 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वह भी हमारे जनरल नॉलेज के ग्रेड से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर है कि मानव नर, ठीक है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। सो यहाँ पर किसकी बात की गई? नर की बात की गई। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनका जो कहने का सेंस है वो एक ही आंसर इसमें राइट रहेगा हमेशा, ठीक है स्टूडेंट। जो भी आनुवंशिक पहचान जो करता है, ठीक है, वह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अलिंग सूत्र, केंद्रिका, कोशिकांगों या लिंग गुणसूत्रों। सो जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वही क्या करते हैं? आनुवंशिक पहचान लिंग गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर आपको मानव नर दे दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मानव नारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ बच्चा भी लिख सकते हैं। तो वहां पर सभी का जो है ऑप्शन राइट, जो सेक्स क्रोमोसोम है वही हमारे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। वहां पर पूछा गया था कि मनुष्य नर, यहाँ पर फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार आप स्क्रीन पर नजर डालिए। यहाँ लिखा है कि मुख्य नर हार्मोन यौन हार्मोन है, ठीक है, वह भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। सो मनुष्य मुख्य जो नर यौन हार्मोन है जो पुरुष के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन क्या है? लैक्टेस, लेप्टिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। सो जो नर का यौन हार्मोन है वह कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह पुरुष का क्या है? यौन हार्मोन है। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में मेंशन है कि कम तापमान के कारण, ठीक है, कम तापमान के कारण त्वचा के भागों और ऊतकों के जम जाने पर इनमें से क्या होता है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? कम तापमान की। कम तापमान कब होता है? ठीक है, जब शीत शीत, ठीक है, अभी हमारा क्या समय चल रहा था? शीत का।
तो जो शीत का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम टेम्परेचर, ठीक है, तापमान जो है गिर जाता है, ठंडा हो जाता है। सो जो ठंडे मौसम के कारण क्या हो जाता है, ज्यादा ठंडा हो जाता है या फिर थोड़ा भी ठंडा होता है तो कई लोगों को क्या हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि त्वचा के भागों और ऊतकों के जम जाने पर इनमें से क्या होता है, यह पूछा गया है। सो कंधा जकड़ जाना, जो तुषार दंत जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, देन बुखार या इनमें से कोई नहीं। सो जो हमारा फ्रॉस्ट बाइट है, ठीक है, तुषार दंश है, ठीक है, इसको हम एक और क्या बोलते हैं, शीत दंश भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शीत दंश। शीत दंश इसलिए क्योंकि यह शीत के कारण होता है, ठीक है, कम तापमान के कारण होता है। सो यहाँ पर तुषार दंश हमारा फ्रॉस्ट बाइट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा 2 है वह क्या है, हमारा राइट है। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं को रिक्त स्थान ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था, नैतिक विकास के बारे का सेम क्वेश्चन मैंने अभी जो इसके मतलब जो हमारा डे 5 था, ठीक है, मतलब जो 30 तारीख का मैंने डाला था वीडियो उसके अंदर भी मेंशन था स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर नैतिक विकास की बात की गई है। सो ऑप्शन है मार्टिन हॉफमैन, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड या लॉरेंस कोलबर्ग। सो हमारे जो कोलबर्ग जी हैं, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने क्या किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर 6 अवस्थाओं को भी उन्होंने प्रस्तावित किया था। सो हमारा जो 4 ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बताया गया है कि छाती में दर्द का कारण क्या है, ठीक है, एंजाइना आपने डिसीज का नाम सुना होगा ना कि एंजाइना हो जाता है। तो एंजाइना जो होता है इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, छाती में दर्द। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन है फेफड़ों का रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, देन है मस्तिष्क का रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, पैरों की पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, या हृदय पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल। सो यहाँ पर एंजाइना किससे रिलेटेड है, हार्ट मसल्स से। सो जो हमारा एंजाइना होता है वह हृदय पेशियों तक, जो हमारा हृदय होता है उसकी जो पेशियां होती है वहां तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में, ठीक है, जितना हमारी बॉडी हमारे हृदय को रिक्वायर्ड है उससे भी कम, जो उसके लिए पर्याप्त ना हो उसे ही कहा जाता है ना अपर्याप्त। सो अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, ठीक है, यह क्या हो जाता है, हमारा एंजाइना का कारण हो जाता है। सो हमारा ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि एनाफिलैक्सिस, ठीक है, क्या है एनाफिलैक्सिस, क्या है एनाफिलैक्सिस क्या है, ऐसा आपसे पूछा गया है। सो दम घुटना, गंभीर प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया, एक प्रकार का यकृत रोग या हृदय घात। सो एनाफिलैक्सिस जो होता है ना हमारा वह क्या होता है, एक गंभीर प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है, एलर्जिक प्रतिक्रिया। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 54 में हमसे क्या पूछ रखा है कि एक व्यक्ति बेहोश है, ठीक है, क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है और उसकी नाड़ी धीमी कमजोर है, मतलब नाड़ी मतलब प्रेजेंट तो है उसके अंदर लेकिन बहुत धीमे चल रही है या फिर कमजोर है। सो उसे किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए उसे, सीपीआर देना चाहिए, ठीक है, हाइमलिक युक्ति देना चाहिए, बचाव श्वास देना चाहिए, यहाँ फिर पीठ पर थपकियां और छाती पर धक्के देना चाहिए। सो हमें क्या देना चाहिए, बचाव सांस। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है श्वास की कमी है,
सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी नाड़ी धीमी और कमजोर हो गई है, सो उस कंडीशन में हम उसको क्या देंगे, रेस्क्यू ब्रीथिंग देते हैं। ब्रीथिंग हम उसको देते हैं जिससे कि क्या होता है, उसकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है, सांस लेने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 के बाद सीधे हमारा मेन टॉपिक आ जाता है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे मेन पोर्शन की ओर, जहां जहां से हमें क्या करना है, क्वेश्चन आएंगे, हमें मेन हमारा टॉपिक देखना है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन यह भी रिपीटेड ही है कि नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो यह क्वेश्चन हम बार बार देख चुके हैं, यहाँ पर फिर से आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपसे नवजात का पूछ रखा है। कई बार क्या होता है कि जो वयस्क होता है ना, उनका रेंज थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नवजात की बात की गई है, तो नवजात की क्या होगी, 1:8। वयस्क की क्या होती है, 1:10। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया है कि मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, वह मानसिक रूप से निरुद्ध है, सो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 95, 85, 90 या 92। सो जो इसकी रेंज होती है 80 to 85 जो होती है, या फिर 85 यहाँ दे रखा है, तो मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक की जो होती है आईक्यू कितनी होती है, 85। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। सो कौन है, जीन पियाजे, स्कीनर, कहलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। जो जीन पियाजे है उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीटेड सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। ठीक है, किसका प्रभाव, वंशानुक्रम का। सो बुद्धि पर प्रभाव, इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट चरित्र पर प्रभाव, देन व्यक्तित्व पर प्रभाव या नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चरित्र पर प्रभाव। जो चरित्र जो होता है हमारा कैरेक्टर होता है, इफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, ये क्या होता है, हमारे वंशानुक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट वन है वृद्धि के कौन से नियम है। वृद्धि के नियम पूछे गए हैं स्टूडेंट से, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रोथ। सो वृद्धि निकट से दूर की ओर प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, जो वृद्धि होती है ये क्या है, केंद्र से बाहर की ओर होती है ना। सो देर है वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुसार होती है। जी हाँ, जो हमारी वृद्धि होती है वो क्या है, निरंतर होती है और जो क्रमानुसार होती है। देन वृद्धि सिर से पैर की ओर बढ़ती है, यह भी कहा गया है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों ही राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ कब किया गया। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सो ऑप्शन है 1988, 1986, 1999 या 1997। सो क्या है हमारा यहाँ पर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ की गई। नेक्स्ट वन देख लेते हैं अब हम स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा है कि बालवाड़ी, ठीक है, बालवाड़ी जो होती है वह किसके द्वारा संचालित होती है। ठीक है, सो कौन इसको संचालित करता है बालवाड़ी को। सो ऑप्शन है कल्याण विस्तार योजना, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। सो क्या हो जाएगा हमारा वेलफेयर वाला। ठीक है, वेलफेयर जो है कल्याण विस्तार योजना, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
जो कल्याण विस्तार योजना होती है ना, वही क्या होती है, बालवाड़ी उसको संचालित करती है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है। कौन से क्षेत्र में मानव विकास जो विकास है वह है, तो शारीरिक, जी हाँ, सामाजिक और संज्ञानात्मक, तीनों ही क्या है हमारे जो मानव विकास के क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में मानव का विकास होता है। सो शारीरिक और सामाजिक और संज्ञानात्मक, यह तीनों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन है 9। यहाँ पूछा गया है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट पेपर डिस्कशन हुआ था ना, तब मैंने आपको सभी बालकों की बुद्धि लब्धि आपको बता दी थी, ठीक है। सो आपको अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर वीडियो चेक कीजिए। वहां पर मैंने आपको डिटेल में आईक्यू लेवल्स की जो है आपको टोटल बता दिया था, कितने किन किन के आईक्यू लेवल क्या होते हैं। यहाँ पर प्रतिभावान बालक की पूछी गई है स्टूडेंट। सो हमारा यहाँ पर जो है पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 130 to 140। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 शोषणशील बालकों। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट। शोषणशील, ठीक है, जिनका शोषण हो रहा है, शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है, शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक या आहार्य। सो हम सबसे पहले उनको क्या देंगे, एक अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एड्स का मुख्य स्रोत कौन सा है। ठीक है, मुख्य जो मेन सोर्स है एड्स का वह क्या है। सो लार, खांसी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या वेश्यावृत्ति। सो वेश्यावृत्ति करने से क्या होता है, एड्स बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी को एड्स है सो वो क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो एड्स का जो मुख्य स्रोत है वह ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमसे पूछा गया है अनौपचारिक शिक्षा से क्या संबंधित है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, किससे है, प्री स्कूल एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से। स्कूल तो क्या है, एक औपचारिक है, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, औपचारिक। नेक्स्ट वन है विशिष्ट शिक्षा, देन ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व शाला शिक्षा। पूर्व शाला यानी प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है वह क्या होती है, हमारी अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित होती है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 शेषवावस्था की विशेषता कौन सी है। ठीक है, शेषवावस्था। ओके स्टूडेंट, क्या है, शेषवावस्था की विशेषताएं बतानी है आपको। सो मानसिक क्रियाएं, दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा 14। यहाँ पूछा गया है कि किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। ठीक है, सो विशिष्ट बालक किन बालकों को कहा जाता है, प्रतिभावान बालकों को। ठीक है, देन शारीरिक अक्षमता वाले से युक्त बालक, ठीक है, या मानसिक रूप से निरुद्ध बालक, या उपरोक्त सभी। सो आप ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये है ESV की गलती। ठीक है, क्या है, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रतिभावान बालकों को विशिष्ट बालक कैसे कहा जा सकता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। लेकिन हमारा 2 और 3 उपरोक्त सभी के अंतर्गत आता है, ये दोनों की वजह से हम क्या लगाते हैं, उपरोक्त सभी। लेकिन जो प्रतिभावान बालक है वह जो है बालकों के विशिष्ट बालक, इनको नहीं कहा जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि बाल्यावस्था की आयु क्या है। ठीक है, बाल्यावस्था। सो 0 से 2 साल, 3 से 12 साल। ओके, यह क्या है हमारा राइट है। नेक्स्ट वन ऑप्शन दिए गए हैं, आप वो भी देख लीजिए, क्या है, 2 से 14 साल और 1 से 6 साल। सो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 12 साल। जो हमारा ऑप्शन 2 था वह राइट है। नेक्स्ट वन है गुण,
जो हमारे गुण होते हैं ना, हमारी क्वालिटी होती है, वो सृजनात्मकता से कैसे संबंधित होती है। ठीक है, मतलब क्वालिटी क्रिएटिविटी से कैसे रिलेटेड है। अंतर्मुखी तरीके से, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, सोच की वजह से या उपरोक्त सभी की वजह से। सो हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है, वह क्या होती है, गुण और सृजनात्मकता से संबंधित होती है। ठीक है, हमारी अच्छी सोच से हम अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अगर अच्छी सोच कब आती है, जब हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। सो क्या हो जाएगा, हमारी थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि निकट से दूर का नियम का सिद्धांत। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना, निकट से दूर का नियम। ठीक है, तो वह जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, विकास का, वातावरण का, वंशानुक्रम का या जन्म का। सो निकट से, ठीक है, निकट से दूर, निकट से जो है दूर तक का जो हो रहा है नियम, ठीक है, यह क्या कहलाता है, विकास। ठीक है, डेवलपमेंट जो हो रहा है वह हमारा निकट से दूर हो रहा है। या फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो हमारा एम्ब्रियो का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होता है, पहले जो हमारी मेन बैकबोन, ठीक है, और ये अंदर का जेनेटिक मटेरियल, ये सब बनता है बच्चे का। नेक्स्ट बाद में उसके हाथ और पैर बनते हैं। सो वह क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो किसके कारण हो रहा है, विकास, डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पूछा है कि झूला घर की स्थापना कब की गई। झूला घर, ठीक है स्टूडेंट। सो ऑप्शन है 1982, 1986, 1977 या 1989। सो झूला घर की स्थापना कब की थी, 1977 में स्टूडेंट्स। ओके, ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको ईयर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ईयर तो आपके हर जितने भी आपकी स्ट्रीम है उन सभी में आपको याद करने पड़ेंगे। ईयर तो आपको माइंड में रखना जरूरी है। ठीक है, इन ईयर से जो रिलेटेड नोट्स है उनको तो आपको बनाना ही चाहिए, जिससे कि आप लिखोगे तभी आपको ईयर याद रहेंगे। ठीक है, तो झूला घर किससे है, कौन से ईयर की है, 1977 की। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आई थिंक, और नहीं हुए होंगे तो भी बता देती हूँ कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, उनकी संख्या अलग है। ठीक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी जो पीएचसी होते हैं उनकी संख्या अलग है, और जो उनकी उनके घेरी हुई जनसंख्या है उनकी संख्या अलग है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जनसंख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी है। सो ऑप्शन क्या है, 60,000, 50,000, 30,000 या 40,000। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 30,000। यह हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर इलाके की बात की जाती, ठीक है, क्या किसकी बात की जाती, अगर इलाके की बात की जाती, सो यहाँ पर पहाड़ी इलाका अगर पूछ लिया जाता, ठीक है, कि रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, वहां की जनसंख्या बताओ, इन केस कभी पूछ लिया जाए, सो वहां की कितनी है, वहां की इससे कम है। ठीक है, कितनी है, 20,000। सो यहाँ पर अभी आपसे पूछा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, हमारा राइट ऑप्शन 30,000। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो किसमें है, आयु विशेष में, केवल लड़कों के लिए, समस्त प्राणी में पाई जाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, अवेलेबल इन ऑल पर्सन, समस्त प्राणी में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि हर एक प्राणी सीखता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि हंस होता है, वह पानी में खड़ा रहता है एक टांग पर, तो वो क्या करता है, वह अपना शिकार शांति से कैसे करना है, फिर मछली को पकड़ना, ठीक है, वह भी सभी चीजें क्या होती है, सब जन्म के बाद ही सीखते हैं। ठीक है, चाहे वो मानव हो या पशु पक्षी या जानवर, जो भी हो, सब जन्म के बाद सीखना प्रारंभ करते हैं। सो जो सीखना होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो समस्त प्राणी में पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। गर्भकाल की अवधि सभी को ही पता होती है, ठीक है। और नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन दिए हैं 9 मंथ, 8 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 मंथ। 9 मंथ की जो अवधि होती है वह गर्भकाल की अवधि होती है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा गया है कि WHO की गतिविधियां, ठीक है, WHO की गतिविधियां कौन सी है? सो पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण या उपरोक्त सभी। सो जो हमारी WHO है, ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वर्क पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी है, ठीक है, मानव शक्ति का विकास भी है, और क्या है, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण है। तो हमारा क्या सरकारी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हमसे पूछा गया है कि शरीर की वृद्धि ना, शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? यह विभिन्न गति के काल चक्र अवस्थाओं, ठीक है, नियमित दर, तीव्र या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक वृद्धि किस किस में होती है? विभिन्न गति के काल चक्र अवस्थाओं में, नियमित दर से होती है और एक तीव्र गति से होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है कि प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की बात की गई है, ठीक है। तो प्रथम सबसे पहला कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ईयर दिए गए हैं, क्या है? दिसंबर 1974 में, ठीक है, अक्टूबर 1984 में, अगस्त 1990 में और जनवरी 1991 में। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि दिसंबर 1974 में प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड प्रारंभ हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। वहां हमसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, पहले आपसे बाल बोर्ड का पूछा, नेक्स्ट वन बाल नीति का पूछा, दोनों ही एक ही ईयर के हैं, इसीलिए आप यह दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? बाल बोर्ड, ठीक है, वो भी क्या है? राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यह भी क्या है? राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय बाल नीति। सो हमारे यहाँ पर दोनों के लिए एक ही ऑप्शन हो जाएगा 1974, ठीक है। बस इनके जो मंथ है वो अलग अलग है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय जो बाल नीति प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1970, 1980, 1974 या 1973। सो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या है? 1974। देन इसके बाद 1974 में हमारे अगर हम डेट की बात करें तो ये कब हुई थी? 22 अगस्त, ठीक है स्टूडेंट, कब हुई थी? 22 अगस्त को हुई थी 1974 में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 1974 में 22 अगस्त को। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन प्री स्कूल इज बेस्ड ऑन व्यक्तिगत आधारित रचना पर, पाठ्यक्रम आधारित रचना पर, नेक्स्ट वन है हमारा ऑप्शन गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम पर, या एक और हमारा लास्ट ऑप्शन है कि शिक्षक आधारित क्षमता पर। सो यह किस पर आधारित है? टीचर बेस्ड कैपेसिटी, ठीक है, जो टीचर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके
उस पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो 27 है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो चिंतन का एक तरीका, चिंतन भी करना चाहिए, लक्ष्य निर्देशित करना चाहिए, अभूतपूर्व यानी यूनिक हमें जो है हमारी क्रिएटिविटी होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ हमसे पूछा गया है कि मॉन्टेसरी, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है। ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है, फिर एजुकेशन ऑफ जीनियस चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ जीनियस चिल्ड्रन, रिपीट पे रिपीट, दोनों ऑप्शन रिपीट ही है। नेक्स्ट वन है एजुकेशन ऑफ फिजिकल एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, हैंडीकैप की बात हुई है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा मॉन्टेसरी किससे है, मॉन्टेसरी, ठीक है, म से मॉन्टेसरी है, ठीक है, और म से क्या है, मानसिक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि जो मानसिक रूप से रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ही मॉन्टेसरी विधि होती है संबंधित। ठीक है स्टूडेंट, सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है कि मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है स्थूल गतिविधियां, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्थूल गतिविधियां कौशल, या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रॉस मूवमेंट। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ग्रॉस मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल गतिविधियां कौशल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन में, मोटर स्किल आ रहा है। ठीक है, ग्रॉस मूवमेंट के साथ में मोटर स्किल आ रहा है मोटर डेवलपमेंट में। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 में हमसे क्या पूछा गया है, मानव दांत का प्रमुख भाग कौन सा है। स्टूडेंट मैंने आपको विथ डायग्राम बताया था, ठीक है, फिर भी यहाँ पर पूछा गया है मानव का प्रमुख भाग कौन सा है दांत का, तो इनेमल, कैरोटीन, टॉलिन और डेंटिन। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेंटिन। जो डेंटिन होता है वही क्या होता है, मानव दांत का प्रमुख भाग होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, यह रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा कि माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है, गुण की बात की गई है। सो क्या प्राप्त होता है, चरित्र प्राप्त होता है, वंशानुक्रम प्राप्त होता है, वातावरण प्राप्त होता है, या आदत। सो हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम। ठीक है, जो माता पिता से संतानों को वंशानुक्रम जो होता है वह प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नवजात शिशु की श्वास गति। ठीक है, यहाँ पर श्वास गति की बात की गई है स्टूडेंट। ठीक है, इन चीजों में आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। यहाँ पर श्वास गति पूछी गई है कि कितनी होती है, तो श्वास गति क्या होती है स्टूडेंट, कि एक बार में सांस लेना और सांस छोड़ना, वो क्या होती है, एक श्वास प्रोसेस होती है। ठीक है, सो ये जो सांस लेने छोड़ने की प्रोसेस होती है, इसकी बात की गई है कि श्वास गति कितनी होती है नवजात शिशु में। सो ऑप्शन दिए गए हैं 80 से 100 प्रति मिनट, 35 से 50 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट और 50 से 60 प्रति मिनट। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो 35 से लेकर 50 प्रति मिनट है, यह क्या हो जाएगा, हमारे नवजात शिशु की श्वास गति हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 32 था। अगर हम यहाँ पर वयस्क की बात करते, तो अगर यहाँ पर नवजात शिशु की जगह आपसे पूछ लेते कि वयस्क की जो होती है किसकी, वयस्क पुरुष की, किसी की, कि वयस्क की श्वास गति कितनी होती है, तो कितनी होती है, 12 to 20 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपसे नवजात शिशु की पूछी गई थी, तो नवजात शिशु की 35 से 50 होती है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33।
कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? ठीक है, कम सुनाई दे रहा है बच्चे को, तो हम उसको क्या करेंगे, हस्त विधि यह यूज होती है, मौखिक विधि जो ओरल मेथड होती है वो, और चिन्ह भाषा विधि। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज। अधिकतर जो बच्चे जो होते हैं, जो बहरे होते हैं या फिर उनको बहुत धीमा सुनाई देता है, उनको हम हमारे हाथों की लैंग्वेज से उनको हर चीज समझाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चिन्ह भाषा विधि या साइन लैंग्वेज। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा जो सरकारी ऑप्शन है वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि 1 औंस दूध से, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। 1 औंस दूध से रिक्त स्थान कैलोरी प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? सो ऑप्शन दिए गए हैं 30 से 40 कैलोरी, 35 से 45 कैलोरी, 80 से 20 कैलोरी, सॉरी 18 से 20 कैलोरी, या 37 से 50 कैलोरी। सो 1 औंस दूध से जो होता है वह 18 से 20 कैलोरी हमको मिलता है। नेक्स्ट वन है कि बालकों के संवेग क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं बालकों के संवेग, क्या होते हैं? सो ऑप्शन है अनुपस्थित, स्थायी, असंतुलित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो जो बालक होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, अनुपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो उपस्थित तो होते हैं लेकिन स्थायी रूप से नहीं होते हैं, वह इम्बैलेंस्ड होते हैं, मतलब संतुलन में नहीं होते हैं। कभी वह किस चीज के लिए जिद करते हैं, कभी वह क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उनका जो है बैलेंस जो होता है वह प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो असंतुलित होते हैं उनके इमोशंस। ओके, सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, बाय विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिलेटेड टू, जो मेंडल का नियम है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है वातावरण से, विकास से, वृद्धि से, या वंशानुक्रम से। तो हमारा मेंडल जो है उन्होंने किसका नियम दिया था, वंशानुक्रम का नियम दिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है जिनको मैं आपको बार बार बता रही हूँ। निम्न में से ड्राइवर के सरस कल्पना के कौन से प्रकार, यह क्वेश्चन, ठीक है, नोटिस करने वाला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। निम्न में से ड्राइवर के सरल कल्पना के कौन से प्रकार है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या प्रकार है, ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइवर का नाम दे रखा था। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं कलात्मक कल्पना, ठीक है, मन तरंगी कल्पना, कलात्मक एवं मन तरंगी कल्पना, या इनमें से कोई नहीं। सो जो ड्राइवर का नियम है उसके अकॉर्डिंग कलात्मक एवं मन तरंगी कल्पनाएं, आर्टिस्टिक एवं फैंटास्टिक इमेजिनेशन जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है नवजात की नाड़ी गति। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा गया था स्टूडेंट, रिसेंट में क्या पूछा गया था, श्वास गति। ठीक है, श्वास गति पूछी गई थी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, नाड़ी गति पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो होगा, नाड़ी गति अलग होती है और श्वास गति अलग होती है। यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 120 पर मिनट, मतलब जो 120 पर मिनट होगा वह नवजात की नाड़ी गति होगा। सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? ठीक है, जो भारतीय शिशु कल्याण समिति है वह किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम से, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो भारतीय शिशु कल्याण समिति है वह अंतरराष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर यूनियन जो है वह क्या है, किससे संबंधित है, भारतीय शिशु कल्याण से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑप्शन 1 है वह हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय समाज, ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक संस्था है। ठीक है, कौन सी संस्था है वह, सरकारी, किसकी बात की जा रही है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, सो सरकारी है, अर्ध सरकारी है, प्राइवेट है, या स्वतंत्र है।
सो जो हमारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है वह क्या है, सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है वह, ठीक है, अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय भी इसे कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 41, यूनिसेफ के द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। सो यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के लिए कार्यक्रम जो है कौन सी ईयर में चालू हुआ था। सो ऑप्शन हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1992 से 93 जो ईयर था उसके बीच में क्या हुआ था, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 42 है शारीरिक, ठीक है, यहाँ पे शारीरिक लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, शारीरिक है यह, ठीक है, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक कौन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर शारीरिक अक्षमता यानी हैंडीकेप चिल्ड्रन है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है वो। सो अंधे बालक यह भी आते हैं, कम सुनने वाले बालक यह भी शारीरिक अक्षमता में आते हैं, अपंग बालक यह भी क्या होते हैं, शारीरिक अक्षमता में आते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ, उपरोक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रसूता, ठीक है, प्रसूता का सिद्धांत किसने दिया था, यह भी एक यूनिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप नोटिस कीजिए, याद कीजिए अच्छे से कि जो प्रसूता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। सो ऑप्शन जो हमारा पहला है वही क्या है, हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्कीनर जो थे उन्होंने प्रसूता का सिद्धांत दिया था। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कीनर। नेक्स्ट वन है 44, जिज्ञासु, ठीक है, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी तो रिपीटेड है, क्यूरोसिटी प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है, अवस्था पूछी ली गई है, कई बार आपसे अवस्था का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि इस अवस्था के बच्चों में क्या होता है, तो हम क्या चुनते हैं, क्यूरोसिटी। अब यहाँ पर आपसे अवस्था का नाम पूछ लिया गया है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, आंसर भी वही है, बस पूछने के तरीके डिफरेंट है। सो गर्भावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में, और एक और आ जाता है प्रौढ़ावस्था। सो बाल्यावस्था क्या होती है, हमारी जिज्ञासु, हमारी जो क्यूरोसिटी की अवस्था होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है चाइल्ड इन्फेंसी इज कॉल्ड, शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं, ठीक है, शैशवावस्था का बालक है। सो नवजात शिशु, युक्ता, बचपन या भ्रूण। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, नवजात शिशु। शैशवावस्था मतलब जो कि हमारा बेबी होता है 28 दिन से छोटे जो बच्चे आते हैं वो सभी क्या आ जाते हैं, नवजात शिशु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर शैशवावस्था के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो हमारा जो 31 मई 2017 का मॉर्निंग का शिफ्ट ए का, ठीक है, शिफ्ट ए का जो है सुबह के शिफ्ट का सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। अब हम किसका डिस्कशन करेंगे, सेक्शन बी का, वह भी क्या था, मॉर्निंग के शिफ्ट का ही एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो सेक्शन बी था इसको अब हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड स्टूडेंट, ये देखिए यह भी उसी डे का क्वेश्चन पेपर है, बस ओनली सेक्शन चेंज है, ठीक है स्टूडेंट, है ये भी मॉर्निंग का ही, सुबह की शिफ्ट का, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट, ग्रेड नॉलेज से आ जाएगा, ठीक है, ग्रेड नॉलेज से हमारा जो साइंस फील्ड या शिशु जो है इसका सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है हम उसको इसीलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर भी उनको पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, मनुष्यों में अंड कोशिका का निषेचन में होता है, रिपीटेड है ना स्टूडेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि आपके ये
जो एक ही जैसे क्वेश्चन है यह तो गलत होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर पूछा है मनुष्यों में अंड कोशिका का जो निषेचन है किसमें होता है, अंडाशय में, योनि में, फेलोपियन नलिका में या गर्भाशय में। सो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, इसी एक ही शिफ्ट में, मतलब दोनों के अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन ए में भी इसे पूछा गया है और अब सेक्शन बी में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है आपका कि जो है अंड कोशिका का निषेचन किसमें होता है, फेलोपियन नलिका में होता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, 12 से डायरेक्ट 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, आगे आ गया 22 वाला जो क्वेश्चन है वहां से हमसे पूछा गया है निषेचन से लेकर 2 माह के विकास तक की अवधि के दौरान निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ओनली निषेचन हुआ, हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन क्या हुआ, यहाँ से 2 माह, ओनली 2 माह के विकास तक की जो अवधि थी उसे गिना गया, ठीक है। उसके निषेचित अंड को क्या कहा जाता है, सो जो भ्रूण होता है हमारा वह इसके अंतर्गत आता है। हमारा जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वह निषेचन से लेकर 2 माह के विकास तक की अवधि के निषेचित अंड कोशिका को भ्रूण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा हार्मोन आमाशयी स्राव को रोकता है, ठीक है स्टूडेंट, विजिबल है या नहीं, अब हो जाएगा। यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा हार्मोन आमाशयी स्राव को रोकता है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, आमाशयी स्राव की। स्टूडेंट आमाशय से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके रिपीटेड, बस वहां क्या पूछा था कि आमाशय में जो है कौन सा एंजाइम जो होता है, जो क्या था, कल क्वेश्चन था कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि आमाशय में जो हार्मोन होता है वह कौन सा होता है। सो ऑप्शन है कि एंड्रोगेस्ट्रोन, देन कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन या पैंक्रियाजाइमिन, ठीक है, प्रेंक्योजाइमिन। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट एंड्रोगेस्ट्रोन जो है, ठीक है, एंड्रोगेस्ट्रोन क्या है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो इनमें से कौन सा हार्मोन जो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है, तो एंड्रोगेस्ट्रोन। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है कि डीएनए के किस खंड में आकस्मिक परंतु स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। आकस्मिक हो रहा है, ठीक है, अचानक से हो गया, और क्या हो गया, स्थायी हो गया, सडनली हो गया, और परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम फर्स्ट ही हमारा राइट है उत्परिवर्तन, ठीक है। क्या कहते हैं, म्यूटेशन, इंग्लिश में हम कहते हैं म्यूटेशन। इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखिए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे हिंदी अनुवाद ना पूछ के इंग्लिश में ही पूछे, ठीक है। तो म्यूटेशन जो होता है उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि अकस्मात और स्थायी चेंज करते हैं, उनको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा 31 के बाद में हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, 48 में क्या पूछा गया है, वया संधि के दौरान लड़कों में होने वाला सर्वाधिक सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन, ठीक है। वया संधि के दौरान लड़कों में होने वाला जो वयाधिक सुदृष्ट परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी की एज में किसके अंदर, बॉयज के अंदर, ठीक है, बॉयज के अंदर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, कंठ का विकास, शुक्राणुओं का उत्पादन, पसीना आदि का आना। सो क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि, यह हमारा क्या हो जाएगा, मेन सोर्स ऑप्शन हो जाएगा किसके, प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में क्या हो जाती है, लंबाई में वृद्धि। इसीलिए क्या होता है कि लड़कों की जो हाइट होती है लड़कियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है।
सो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है जो होता है हमारा क्या होता है के कारण आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। किसके कारण आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है? चोट के कारण, रोग के कारण, दवाओं के कारण या उपरोक्त सभी। सो ऑल ऑफ द अबाव जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चोट भी लग सकती है तो आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, और वहीं पर ब्लीडिंग के बाद में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट भी हो जाता है जिससे कि कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। सो यहाँ पर चोट के कारण हो सकता है, किसी रोग के कारण हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है अल्सर हो जाते हैं इंटरनली तो उनमें से भी ब्लड निकलने लग जाता है, ठीक है। या फिर कि कोई मेडिकेशन दवाएं हैं उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसकी बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। सो हमारे जो ऑल ऑफ द अबाव है सभी ऑप्शन क्या होते हैं हमारे कारण होते हैं आंतरिक रक्तस्राव के। नेक्स्ट वन जो है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्टी 55 में पूछा गया है इनमें से कौन सी ग्रंथि तेल, ठीक है, कौन सी ग्रंथि तेल स्रावित करती है, ठीक है। अब ग्लैंड्स भी है जो ऑयल का सिक्रीशन करती है तो यह स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर पूछा है आउटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि जिसको हम क्या कहा गया है आउटू। नेक्स्ट वन है पीयूष ग्रंथि, देन त्वग्वसा, सिबेशियस ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि। सो हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड होती है, ठीक है, क्या होती है सिबेशियस ग्लैंड होती है ना, वही क्या करती है तेल का स्त्रावन करती है, ठीक है, हमारी स्किन पे। हम देखते हैं कई लोगों की जो स्किन होती है वह ऑयली स्किन होती है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे हम आ जाते हैं हमारे पोर्शन पे, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाले पोर्शन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसव पूर्व देखभाल के अभाव से का जोखिम नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगर हम प्रसव पूर्व देखभाल करते हैं, ठीक है, तो इसके अभाव से, ठीक है, मतलब देखभाल नहीं हो रही के अभाव से रिक्त स्थान का जोखिम नहीं बढ़ता है। किसका जोखिम नहीं बढ़ता है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखो अभाव हो रहा है, ठीक है, देखभाल नहीं हो रही है, देखभाल में कमी हो रही है, अभाव हो रहा है, तो नवजात मरणशीलता हो सकती है, समय से पहले जन्म हो सकता है, ठीक है, प्रसव पूर्व की बात की जा रही है, जन्म के समय वजन कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सब तो अभाव है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है का जोखिम नहीं बढ़ता। सो जो बाल दुर्व्यवहार है, चाइल्ड एब्यूज है, यह हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से राइट ऑप्शन हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा, चाइल्ड एब्यूज बाल दुर्व्यवहार, ठीक है, इसका जोखिम नहीं बढ़ता। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति सार्थकता, अर्थपूर्णता या व्याख्या की समझ प्राप्त करने और उसकी स्पष्ट या संपूर्ण समझ अवधारणा प्राप्त करने की योग्यता को कहा जाता है, ठीक है। योग्यता मेन क्वेश्चन क्या है आपका, योग्यता। तो योग्यता को क्या कहा जाता है, भावुकता, हस्त प्राधान्यता, समझ या प्रति पुष्टि यानी फीडबैक। सो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है उस समय क्या होता है हम प्रकृति के बारे में, ठीक है, व्याख्या की समझ प्राप्त करते हैं, स्पष्ट और संपूर्ण समझ होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, समझ की बात आपसे यहाँ पर हुई हो रही है, तो समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा है कि आईसीडीएस के कार्यों की निगरानी, ठीक है, आईसीडीएस के कार्यों की निगरानी जो होती है वह रिक्त स्थान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, आईसीडीएस की। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है सर्विसेज होती है हमारी, ठीक है, तो उसकी निगरानी, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, हर क्वेश्चन हर
हाँ क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया है। सो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होता है वह आईसीडीएस के कार्यों की निगरानी रखता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। जैसे गुण, विचार, इच्छाएं, भावनाएं एवं इरादे हो सकते हैं कहलाता है, ठीक। तो क्या कहलाता है, जो होता है स्वार्थपरक चिंतन, जीववादी चिंतन, अमूर्त चिंतन या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम, क्या है, हाँ यह विश्वास, ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ा था। यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं की बात की जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं से जो क्वेश्चन है वह मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है, कि निर्जीव वो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, निर्जीव अवस्था में जो चीजें होती है उनको भी सजीव समझता है, ठीक है। तो निर्जीव अवस्था जैसे गुण, विचार, इच्छाएं, भावनाएं और इरादे हो सकते हैं, क्या कहलाता है, जीववादी चिंतन, ठीक है। जीववादी थिंकिंग बोल सकते हैं या फिर जीववाद सिद्धांत भी है। उस सिद्धांत के अनुसार आपको क्या बताया गया है कि जो पठार नहीं, चट्टाने, हाँ चट्टाने जो होती है, चट्टाने और प्राकृतिक घटनाएं जो होती है, इन सब में भी क्या होता है, जीव होता है ना। ये सब क्या होती है, जीवित होती है, ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है, जो कि बच्चा समझने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा जीववादी चिंतन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। यहां हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से कौन सी सेवा आईसीडीएस के तहत नहीं होती है, ठीक है। कौन सी सेवा जो है, ठीक है। सो आईसीडीएस क्या करता है, पूरक पोषण देता है महिला एवं बच्चों को, ठीक है। विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण देता है, ठीक है, और स्वास्थ्य की जांच करता है। लेकिन मेधावी विद्यार्थियों हेतु क्या करता है, यह जो मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां जो ये वर्क है, यह जो है आईसीडीएस जो है यह नॉट कवर्ड, नहीं करता है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कॉलरशिप टू जो हो जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट, ठीक है। मेरिट में आए हुए स्टूडेंट्स के लिए मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्त्रियों हेतु विवाह की वैध आयु जो है वह क्या है, ठीक है। स्त्रियों की बात की गई है स्टूडेंट के, पता ही होगा आपको नॉर्मली स्त्रियों की कितनी है, पुरुष की कितनी है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। सो जो 18 वर्ष की आयु हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि महिलाओं में 18 और पुरुषों में 21, यह जो है विवाह की वैध आयु है। सो यहाँ पर महिलाओं की बात की गई थी, सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है, क्षति का कारण, ठीक है। सो क्या बन सकता है, मादक पदार्थ एवं औषधियों का उपयोग, जी हाँ। कुछ संक्रमण से भी। नेक्स्ट वन है भोजन एवं लोहा आदि पोषक तत्वों का अपर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त उपभोग। सो मतलब हमको जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं। सो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान जो होती है जो विशिष्ट क्षति का कारण बन सकता है, तो यह सभी क्षति के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, विकासात्मक कार्य क्या है स्टूडेंट, विकासात्मक कार्य जो है वह किसके द्वारा प्रदत्त है, तो फ्राइड के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, मैज्लो के द्वारा या हैवी हर्स्ट के द्वारा। सो विकासात्मक कार्य जो है वह क्या है, हैवी हर्स्ट, ठीक है, क्या है, हैवी हर्स्ट जो है उसके द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। राइट ऑप्शन है हैवी हर्स्ट। नेक्स्ट वन है
क्वेश्चन नंबर 9, छोटे बच्चों की कहानियां होनी चाहिए। छोटे बच्चों की जो कहानियां होती है उनमें क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? तो छोटी एवं सरल होनी चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे हैं वह क्या है, छोटी छोटी कहानियां सुनने में खुश हो जाते हैं, या फिर छोटी कहानियों से ही उनको कुछ समझ में आता है। फिर फंतासी, मौज मस्ती एवं हास्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कि बच्चा अगर उसको सुन रहा है तो वह उसके अंदर थोड़ा मतलब गुप्त हो जाए, वो ना उसके अंदर ही खो जाए। सो हमारा जो छोटे बच्चों की कहानियां है, उपरोक्त सभी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट वन है भारतीय अनुसंधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर आयु की बात की गई स्टूडेंट। सो कौन सी आयु के जो बच्चे हैं? तो 6 से 12 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, क्या पूछा गया है? 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट वन है क्या है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा? 5 से 10 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 5 से 15 वर्ष। तो क्या है हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु जो है वो हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जो है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर, कि मनुष्य के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को रिक्त स्थान के विषय के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से प्रदान किया जा सकता है। या अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्य के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को रिक्त स्थान के विषय के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। तो किसके माध्यम से? जीव विज्ञान के माध्यम से, समाज शास्त्र के माध्यम से, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से, या मनोविज्ञान के। मनुष्य के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को क्या कहते हैं हम? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। कई बार हम क्या कहते हैं कि समाज में अगर आप व्यवहार अच्छा बनाओगे तो आपको हर कोई आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि मनुष्य के व्यवहार से संबंधित जो वैज्ञानिक ज्ञान है वह क्या होगा? समाज शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट वन है भारत में इनमें से कौन सा संगठन स्त्रियों एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है? क्योंकि वे निर्धनता एवं भेदभाव से असमानुपातिक रूप से प्रभावित है तथा व्यवहार से एवं अधिकारों, पात्रताओं, संसाधनों तक पहुंचने और उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित है। कौन पीड़ित है? जो है हमारा कौन संसाधनों तक पहुंचने व उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित है। ठीक है, तो संगठन की बात की गई है आपको। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बात की गई है? संगठन की। WHO, केयर, NCERT या NIPPCD। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? केयर। केयर जो होता है वह जो एक संगठन है, ठीक है, जो बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है क्योंकि वे निर्धनता एवं भेदभाव से असमानुपातिक रूप से प्रभावित है तथा दुर्व्यवहार से एवं अधिकारों, पात्रताओं, संसाधनों तक पहुंच व उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित है। नेक्स्ट वन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता, यह भी रिपीटेड है। ठीक है, कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? सेंटीमीटर में, डेसिबल में, हर्ट्ज में या माइलोमीटर में। ऑप्शन है हमारा राइट डेसिबल। आपने देखा होगा कि 0 जो होती है डेसिबल होती है, नॉर्मल होती है, सुनी जा सकने वाली। ठीक है, 10 डेसिबल जो होती है जो इसकी 100 गुना होती है। ठीक है, 65 डेसिबल जो होती है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। यहाँ पर डेसिबल जो होता है वह क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता का मापन करने वाली इकाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि शुक्राणु एवं अंड कोशिका के समेकित होकर एक कोशिका बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, कि शुक्राणु एवं अंड कोशिका जो है समेकित हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूज हो रहे हैं, तो एक कोशिका बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? तो पहला है हमारा एसिमिलेशन, देन निषेचन, देन उत्परिवर्तन या गठन। हमारा फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, ठीक है, निषेचन जो हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए?
कि अंड कोशिका एवं शुक्र कोशिका के समेकित होकर एक कोशिका बनने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस शारीरिक गठन में लंबा एवं क्रश होने की प्रवृत्ति पाई जाती है? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? लंबा एवं क्रश होने की जो प्रवृत्ति होती है वह पाई जाती है। तो मध्य रूपी में, लंबा कृतिक में, अंतर रूपी में, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जो है लंबा कृतिक। ठीक है, लंबा कृतिक यहाँ पे हमारा आंसर छुपा हुआ है। किसमें? लंबा एवं क्रश होने की प्रवृत्ति यानी लंबा कृतिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टोमॉर्फिक बिल्ड। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक बिल्ड जो होता है वह जो होता है शारीरिक गठन में लंबा एवं क्रश होने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ 16 है। वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, क्षति पहुंच रही है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वह क्या है? अपर्याप्त है। ठीक है, कम है, जो पर्याप्त मात्रा उससे कम है, अपर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। क्या कहलाती है? भूख ना लगना, ऑक्सीजन क्षीणता, शुद्धातिशयता, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन क्षीणता, एनोक्सिया। एनोक्सिया जो होती है उस कंडीशन में, एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस या फिर अपर्याप्त ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, उसे एनेक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किस व्यक्ति में, ठीक है, किस व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे अभिलक्षणों जो उस व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों से आते हैं का प्रकट होना, ठीक है, का प्रकट होना रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? सो यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम, विभेदन, परिपक्वन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? ऐसे रूप किसी व्यक्ति में जो है उपस्थित ऐसे अभिलक्षण है उसमें जो उस व्यक्ति को आनुवंशिक गुणों से आते हैं। ठीक है, जो प्रकट हो रहे हैं। सो मैचुरेशन है ना, परिपक्वन, मैचुरेशन जो होता है वो इस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ हमसे पूछा गया है कि दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण के निर्देश है। ठीक है, किसके? दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण के निर्देश है। क्या है? मुख्य धारा में लाना, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग, लेबलन, पुनर्वास, या हस्तक्षेप। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मेन स्ट्रीमिंग या मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्य धारा में लाना। सो किसके लिए? दोष सुरक्षा एवं शून्य रिजेक्ट अस्वीकरण के लिए। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात कर चुके थे स्टूडेंट। ठीक है, यह रिपीटेड है। नेक्स्ट वन है, इनमें से कौन एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है? ठीक है, जिसको उच्चारणात्मक विकार नहीं है मतलब उच्चारण में नहीं होता है, वह डिसऑर्डर होता है। सो कौन सा है? लोपन, प्रतिस्थापन, योजन, या फिर अस्वरता। अस्वरता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफोनिया। एफोनिया जो होता है वह क्या होता है? जिसे इसमें से जो अस्वरता होता है एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है ना, एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है। सो जो अस्वरता होता है ना वह हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20। मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक जो है आरंभिक बाल्यावस्था है, उसकी आयु को कहते हैं, आयु बतानी है आपको, उस आयु को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? मानव जो है अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, सो समस्या आयु, या फिर विद्यालय पूर्व प्री स्कूल आयु, खिलौना अवस्था, या फिर प्री गैंग एज। यहाँ पर टोली पूर्व प्री गैंग भी बताया गया है स्टूडेंट। ठीक है, सो जो हमारी टोली पूर्व प्री गैंग आयु जो होती है, यही आयु क्या होती है हमारी?
मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, दोषों के साथ जन्म ले रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डिफेक्ट विथ विच चिल्ड्रन आर बोर्न विथ आर नोन एज। तो उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शन है वह कुछ इस प्रकार है। अर्जित अशक्तताएं। ठीक है, क्या है? अर्जित अशक्तताएं है। नेक्स्ट वन है जन्मजात अशक्तताएं, प्राकृतिक क्षीणता या इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जन्मजात अशक्तताएं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हथेली पर कुछ रखकर उस पर दाब लगाया जाता है तो वह अपनी उंगली उस वस्तु के इर्द गिर्द लिपेट लेता है। इस प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट? यह भी जो है रिपीटेड है कि जो ग्रॉस्पिंग रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रॉस्पिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, यह रिफ्लेक्स जो है बार बार रिपीट हो रहा है नवजात बच्चे के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ग्रॉस्पिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन है हमारा वंशानुगतता की आधारभूत इकाई है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन गुणसूत्र, जीन, डीएनए या युग्मनज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जीन। जो हमारा वंशानुगतता है उसकी आधारभूत इकाई क्या है? जीन है। नेक्स्ट वन है कि इनमें से किसका अर्थ किसी रोगग्रस्त या सदोष ऊतक अथवा उसके एक भाग से होता है। के एक भाग से होता है। सो क्षीणता, अशक्तता, विकलांगता या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षीणता। क्षीणता जो होती है ना उसमें क्या होता है? रोगग्रस्त या सदोष ऊतक तथा उसमें से एक भाग से होता है तो वो क्या हो जाती है? क्षीणता, इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नवजात शिशु को उसके जीवन के पहले 4 महीनों में इनमें से क्या कहा जाता है? ठीक है, पहले के जो 4 महीने होते हैं ना, क्या बोला गया है? फर्स्ट 4 मंथ। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? गर्भस्थ शिशु, नवजात शिशु, भ्रूण या इनमें से कोई नहीं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। नवजात शिशु तो आपसे पूछा ही गया है और यहाँ पर गर्भस्थ शिशु तो फिटस होता है जो कि गर्भ में स्थित होता है। भ्रूण भी गर्भ में ही होता है जो फिटस के पहले की स्टेज होती है और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नियोनेट, नवजात शिशु। ठीक है स्टूडेंट, ईएसबी का कुछ क्वेश्चन तो जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पर इसमें हम राइट ऑप्शन क्या निकालेंगे? नवजात शिशु। नेक्स्ट वन है आईईईपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आईईपी का पूरा नाम क्या है? सो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, समेकित शिक्षण कार्यक्रम, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्ति शिक्षण कार्यक्रम। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, समेकित शिक्षण कार्यक्रम हमारा क्या हो जाएगा? आईईपी का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर एक सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट था वो हमारा राइट था। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई। हाँ, आईईपी का पूरा नाम पूछा था ना, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड मतलब इंडिविजुअल मतलब एक एक का। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन जो प्रोग्राम था हमारा वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, व्यक्तिगत है। ठीक है, समेकित नहीं है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पूछा गया है कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चे का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु, ठीक है, रिक्त स्थान से कम है। ठीक है,
सो बच्चे किस में आते हैं? 16 वर्ष में, 17 वर्ष से, 18 वर्ष से या 21 वर्ष से। सो 21 वर्ष से कम वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा गया है? किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार उनको बच्चे कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नर्सरी विद्यालय शिक्षा में 3R जो होता है का अर्थ होता है। ठीक है, नर्सरी विद्यालय शिक्षा में 3Rs का अर्थ है क्या है? रीडिंग, रिसाइटेशन, रिएक्शन, रीडिंग राइटिंग या अरिथमेटिक, रीडिंग रेसिंग या रेस्टिंग, रीडिंग रिसाइटेशन एवं रिक्रिएशन। सो हमारा जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, यह तीनों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जो है 29 नंबर का क्वेश्चन है, वह क्रीड़ा जिसमें छोटे बच्चे अन्य बच्चों के पास में स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। ठीक है, क्रीड़ा पूछी गई है स्टूडेंट, क्रीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? मतलब ऑप्शन है समांतर क्रीड़ा, एकल क्रीड़ा, अन्वेषी क्रीड़ा या द्विवा स्वप्न। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समांतर क्रीड़ा। ठीक है, समान रूप से वो बच्चे खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? समांतर क्रीड़ा, या जिसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्ले। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनिसेफ स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर यूनिसेफ का आपको क्या बताना है? जो है फुल फॉर्म बताना है स्टूडेंट्स यूनिसेफ का। सो यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इंटरटेनमेंट फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इंटरटेनमेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा यूनिसेफ का जो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, फंड है। ठीक है, F फॉर क्या है? फंड। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सहचारी अधिगम, ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग का एक प्रकार है? ठीक है, कौन है? सो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयत्न त्रुटि, चरी प्रतिष्ठित प्रानुकूल, संज्ञानात्मक अधिगम या यांत्रिक प्रानुकूलन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है हमारा? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, सहचारी अधिगम यानी एसोसिएशन जो होता है, एसोसिएशन लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है उसका प्रकार होता है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चरी प्रतिष्ठित प्रानुकूल। ठीक है, चरी प्रतिष्ठित प्रानुकूल हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि क्रिया प्रसूत प्रानुकूल का प्रतिपादन। यह फिर से रिपीटेड है स्टूडेंट, क्रिया प्रसूत के बारे में पूछा है कि क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन का प्रतिपादन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो है हमने पहले कुछ पेपरों में भी डिस्कस किया गया है। क्या थे? पावलोव। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पावलोव। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 33। ICDS सही पूरा नाम इनमें से कौन सा है? ठीक है, अब इसमें करीब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ओनली फुल फॉर्म ही पूछे गए, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि पूरा फॉर्म भी याद रखना चाहिए, शॉर्ट में याद नहीं रखना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हमारा राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन 3, समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, ICDS। ठीक है, किसका है? ICDS का। ऑप्शन जो है हमारा 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पूछा था कि इनमें से कौन एक आवासीय संस्थान है?
जो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है जिनके जैविक माता पिता या तो मर चुके हैं या फिर से उनकी वे देखभाल करने में असमर्थ या के अनिच्छुक है। ठीक है, अनिच्छुक है, उनके या तो माता पिता नहीं है या फिर देखभाल करने में असमर्थ है। तो इनमें से कौन सा आवासीय स्थान है? तो दिवसीय देखभाल केंद्र यानी डे केयर सेंटर, या फिर क्रेश, पालन घर या शिशु सदन, देन अनाथालय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अनाथालय होता है ना, अनाथ जहाँ पर बच्चे माता पिता नहीं होते बच्चे के या फिर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तो अनाथालय में उन्हें रखा जाता है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि कोई बच्चा किसी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं करता है, उसके सामने थामे गए खिलौनों एवं वस्तुओं तक पहुंचने या उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करता है और उसमें चित्रों या पुस्तकों को अपनी आंखों के बहुत समीप रखने की प्रवृत्ति है, तो वह किसी रोग से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो वह किससे पीड़ित हो सकता है यह पूछा गया है। बच्चा, अगर बच्चे के आगे खिलौने रखे हुए हैं और वह उसे दिख नहीं रहे, वो उनके पास जा नहीं रहा है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, किताबों को बहुत समीप में यानी आंखों के पास रखकर देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? दृष्टि क्षीणता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दृष्टि क्षीणता। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया था कि भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देने के लिए इनमें से कौन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है हमारा कि सत्य नहीं है पूछा था। यहाँ पर विद्यालय प्री स्कूल वर्षों में विकास की दर इतनी तेज होती है कि बच्चे को अधिकाधिक अनुभव दिए जाते हैं, यह तो उद्देश्य है, मतलब सत्य है। ठीक है, देन है कि भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक अपव्यय एवं प्रगतिरोध है, जिसकी नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से रोकथाम की जा सकती है, सत्य है। विद्यालय शिक्षा जो है, नर्सरी विद्यालय शिक्षा इतनी अल्पायु में अवधारणाओं से परिचय पर बल देती है कि बच्चे बड़े होने पर उन्हें भूलने लगते हैं। ठीक है, यह क्या है? सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है, क्योंकि बच्चे इसमें भूलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वन है नर्सरी विद्यालय शिक्षा का प्रावधान जो है वह प्रावधान एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी माताएं काम पर बाहर जाती है और घर में बच्चों की देखभाल के लिए इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन थर्ड जो है हमारा जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि व्यायाम एवं, ठीक है, व्यायाम एवं प्रयास के माध्यम से होने वाला विकास कहलाता है। ठीक है, किसके माध्यम से? व्यायाम एवं प्रयास के माध्यम से होने वाला जो विकास है वह क्या कहलाता है? परिपक्वन, वंशानुगतता, अधिगम लर्निंग या अभ्यास। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अधिगम। अधिगम से क्या होता है हमारा? व्यायाम और एफर्ट्स जो होता है इससे हमें क्या होता है? लर्निंग होता है। ठीक है, हम लर्निंग कर सकते हैं। इस लर्निंग विकास जो होता है, जो विकास होता है उसे हम अधिगम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है मध्यकर्ण की यांत्रिक क्रिया। ठीक है, किसकी? मध्यकर्ण की यांत्रिक क्रिया रिक्त स्थान की सहायता से विद्युत संकेतों में बदल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या है? प्रघाण यंत्रावली, बाह्यकर्ण पॉलीऑरिकल, कर्णावर्त कॉक्लिया या घन मुद्र मेलियस, स्थूल इंकस और स्टेप्स। ये क्या है? तीनों जो है कान की जो है तीनों पार्ट से, पहला है मेलियस, देन इंकस, देन स्टेप्स, ये तीनों हड्डियां हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि मध्यकर्ण की जो है विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कर्णावर्त यानी कॉक्लिया जो होता है वह यह इससे संबंधित है। ठीक है, यांत्रिक जो क्रिया होती है उसको विद्युत संकेतों में चेंज करता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 39। क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र। ठीक है, क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र
कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या दिव्यांगजन कार्य विभाग। सो हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट वन है निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति। ये देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर ए में भी पूछा गया है, फिर पेपर बी में भी है और इसके पहले भी पूछा गया है कि निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एनिमिज्म, जीववाद। ठीक है, कितनी बार एक ही चीज रिपीट हो रही है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल रॉन्ग नहीं होने चाहिए इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कि किशोर क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होते हैं। ठीक है, जो किशोर होते हैं वो क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होते हैं? तो पहला है हमारा कि अन्वेषी अवस्था, देन है क्रीड़ा अवस्था, खिलौना अवस्था या डे ड्रीम स्टेज, दीवा स्वप्न अवस्था। सो जो किशोर होते हैं ना वो क्रीड़ा विकास की जो डे ड्रीम स्टेज होती है इस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन संरक्षण एवं बाल अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, जो संरक्षण भी देता है और बाल अधिकार भी देता है, तो किससे कौन संबंधित है? किशोर न्याय अधिनियम, देन बाल श्रम अधिनियम, बच्चों का निशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देन लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सभी अधिनियम है यह क्या करते हैं? हमारे जो शिक्षा क्या था क्वेश्चन हमारा कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि कौन संरक्षण एवं बाल अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। सो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा वे धागे जैसी संरचना। फिर से देखिए रिपीट आया है कि वे धागे जैसी संरचनाएं जिनमें डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है। एज इट इज वही के वही क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है स्टूडेंट, जीन, गुणसूत्र, वंशानुगतता या पर्यावरण। सो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वह कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना के कारण। किसकी अवहेलना कर रहा है? वह सामाजिक अपेक्षाओं की। ठीक है, इग्नोर कर रहा है उनको। देन सामाजिक अपेक्षाओं के अनुपालन, एक होता है पालन और एक होता है अनुपालन। मतलब अनुपालन मतलब उसका पालन नहीं करना। अनुपालन में विफल रहने वाले व्यवहार को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नैतिक व्यवहार। नैतिक तो नहीं हो रहा है क्योंकि वह गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अनैतिक व्यवहार निर्नैतिक या अनमोरल है या नॉन मोरल है, तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा? इमोरल। जो अनैतिक इमोरल व्यवहार है वह इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे इस पेपर्स का। ठीक है, जो हमने सेकंड पेपर सॉल्व किया उसका यह लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि क्या क्वेश्चन है? एड्स। आपसे पूछा गया है एड्स जो होता है उसका सही पूरा नाम इनमें से कौन सा है। स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, अफेक्टेड इम्यून डिसीज सिम्टम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देन एक्चुअल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो राइट आंसर क्या है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है स्टूडेंट, और जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वह हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, जो हमारा 31 में था उसके हमने सुबह की शिफ्ट के सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्वेश्चन पेपर्स पर चर्चा करी। सो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। सो मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में जहाँ पर हमारे जो दो और पेपर हैं, जो सेक्शन सेकंड बी जो बीच की शाम की शिफ्ट थी दिन की, ठीक है 2:30 बजे की, वहाँ के जो दो सेक्शन थे ए और बी उनका हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।